Welcome student. So the next topic is evolution. First of all, what is evolution? Evolution is a very slow and gradual process. So the definition of evolution is formation of new species due to change in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection. ये जो प्रोसेस है ये सेवरल जनरेशन से होते होते अभी जो एनिमल इवॉल्व हुआ है उसके बारे में है. तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है और इसकी सेकंड डेफिनेशन ऐसी है कि ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन. ये ऐसी प्रोसेस नहीं है जो चुटकी बजाती होगी. ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा समय लिया है इवॉल्व होने के लिए. जब अर्थ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी नियर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, लाइफ कोई एग्जिस्टेंस नहीं था लाइफ का अर्थ के ऊपर. तब वेरी सिंपल कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे इन ओशन ऑफ अर्थ. वो सिंपल कंपोनेंट्स थे लाइक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार हुआ. मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फिर उसके आगे इवॉल्व होते होते उससे प्रोटीन्स तैयार हुए, न्यूक्लिक एसिड्स तैयार हुए. ऐसा करते जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल थी उसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स ये आफ्टर लॉन्ग टाइम तैयार हुए. तो नाउ एट दिस स्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज हम देख रहे हैं वहाँ पे ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है. तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम लाइक अमीबा एंड पैरासियम. ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनसे अभी जो ऑर्गेनिज्म है लाइक मैन एंड जायंट व्हेल, ये डाइवर्सिटी अभी प्रिमिटिव थे अमीबा एंड पैरामेसियम, और जो अभी के एडवांस इवॉल्व है वो है जायंट व्हेल एंड मैन. वैसे ही प्लांट्स का रेंज है फ्रॉम क्लोरेला, इट इज यूनिसेलुलर प्लांट, उसी से ही एल्गी और वो भी होते होते इवॉल्व होते होते अभी आप लेटेस्ट जो मोस्ट इवॉल्व स्ट्रक्चर है वो है बनियान ट्रीज का. तो वैसे ही देखें तो लाइफ हर जगह मौजूद है. वो एयर में मौजूद है, वाटर में मौजूद है, लैंड, रॉक, इन सब के ऊपर लाइफ प्रेजेंट है. सो इसी के चलते हुए जो अभी प्रेजेंट में इंसानों में क्यूरियोसिटी जानी कि हमारा ओरिजिन कैसा हुआ. तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों ने बहुत सारी थियरीज प्रपोज की. उसको देखते जाए तो ओनली वन थियरी इज एक्सेप्टेड, वो थी ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये मोस्ट इफेक्टिव थियरी और एक्सेप्टेड थियरी थी इवोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थियरी ऑफ इवोल्यूशन. अकॉर्डिंग टू थियरी द फर्स्ट लिविंग मटेरियल ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन ओशन और वो था प्रोटोप्लाज्म. तो इसी को देखते हुए ये यूनिसेलुलर था. उसी से आफ्टर लॉन्ग थोड़े ड्यूरेशन के बाद उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना. उससे और थोड़ा ड्यूरेशन के बाद और कॉम्प्लेक्स एनिमल तैयार हुए. तो इसी देखा जाए तो ये जो इनका डेवलपमेंट का और इवोल्यूशन का जो पीरियड है ये नियर अबाउट 300 ईयर्स का है. तो ऐसे ही देखते जाए तो इवोल्यूशन इज अ वेरी ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस. तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन आर प्रेजेंट देयर. वो एविडेंसेस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिव लिंक्स और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. These are the types of evidences present for explaining evolution. So the first is morphological evidence. Morphological evidences यानी कि जो external appearance है. Morphological evidences के एग्जाम्पल है कुत्ता हो गया, बकरी और भेड़िया. इन तीनों में मार्फोलॉजी है, स्पेशली उनके आई पोजीशन, उनका नॉस्ट्रिल का पोजीशन, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, उनका स्ट्रक्चर ऑफ एयर पिन्ना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको मद्देनजर देखा जाए तो ये सिमिलैरिटीज दिखाती है. और वैसे ही प्लांट्स में होता है. प्लांट्स में उनका लीफ का शेप, लीफ का वेनेशन और लीफ पेट्यूल, ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ हद तक सिमिलैरिटीज दिखाती है. तो ऐसी पाया जाता है कि इन सब में एक कॉमन एंसेस्टर होगा और इसकी वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी सेम है. सेकंड इज एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स बोले तो स्ट्रक्चरल डिफरेंट है बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है. इसमें एग्जांपल है ह्यूमन हैंड, कैट फोर लेग, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड पेंटाजियम ऑफ बैट. जो ये सारे है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट है. उनका यूज भी डिफरेंट है.
बट उनका जो इंटरनल बोन स्ट्रक्चर है वो सेम है, और इसी पे से ये कहा गया है कि इनका भी एक कॉमन एंसेस्टर होगा जहाँ जिसपे से ये लोग इवॉल्व हुए हैं। द थर्ड इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन एक ऐसे ऑर्गन है जो डीजनरेट हो गए हैं या अंडर डेवलप्ड है, बट इन सर्टन एनिमल्स दे आर यूजफुल एंड इन other animals they are not harmful or useless. In certain conditions they are useless, or in certain conditions they are harmless or useless. So vestigial organ के example है अपेंडिक्स, जो ह्यूमन में प्रेजेंट है। ह्यूमन में उसका कोई यूज़ नहीं है, बट इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स यानी कि जो गाय भैंस हो गई, उनकी इसमें वो प्लांट्स पौधे खाते हैं, तो उसके वजह से उनमें इसका यूज़ होता है, क्योंकि उन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो ये हो गया अपेंडिक्स के बारे में। सेकंड एग्जांपल है ईयर पिन्ना। हमारी ईयर पिन्ना का कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए, बट इन मंकीज और इन अदर एनिमल्स उनके इसमें उनका यूज़ है, क्योंकि वो कान हिला पाते। कभी आपने देखा होगा मंकी, कहीं आवाज़ आती मंकी के कान हिलते, तो उनमें इनका यूज़ है, पर अपने में उस एयर पिन्नास का यूज़ नहीं है। अपने में वैसे विजडम टीथ है जो अपने में यूजलेस है, अपने में अपने बॉडी हेयर्स है जो अपने में कुछ इफेक्ट नहीं करते, बट इन अदर एनिमल्स लाइक पोलर बियर वगैरह में इनके लिए वो वेरी यूजफुल है, क्योंकि उससे उनको इंसुलेशन मिलता है। और अपने टेल बोन, कोकैक्स बोलते हैं उसको, टेल बोन का भी हमें कोई यूज़ नहीं है, बट ये अभी वेस्टिजियल ऑर्गन में माना जाता है। वैसे ही फोर्थ इज पैलेंटोलॉजिकल। पैलेंटोलॉजिकल यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स कैसे तैयार होते हैं? फॉसिल्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड अंडरग्राउंड एंड दे गेट प्रिजर्व्ड। और वो अंडरग्राउंड में बरीड कैसे हुए? लाइक डिजास्टर लाइक फ्लड, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक आने से उन बरीड हो गए अंडरग्राउंड, और उनके जो इम्प्रेशन है वो प्रिजर्व्ड हो गए, और उसके बाद उन्हें ही हमने खोद के निकाला और वो एज अ फॉसिल होते हैं, और उसके ऊपर से हम पैलेंटोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो जब एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका कार्बन कंजम्पशन बंद हो जाता है, बट उनका डिकेइंग ऑफ कार्बन कंटिन्यूसली चालू रहता है। तो उस डिकेइंग की वजह से कार्बन 14 एंड कार्बन 12 ये दो कार्बन आइसोटोप्स है। जो कार्बन 14 है वो कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और जो कार्बन 12 है इज नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सो उसे कार्बन 14 और कार्बन 12 इसको मेजर करके जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है, तो उसी ऊपर से उसको मेजर करके हम इस एनिमल की डेथ कब हुई थी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशो ये करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एनिमल क्या उम्र है या उसकी डेथ कब हुई थी। तो उसके ऊपर से उसकी एज कैलकुलेट हो सकती है। तो ये सारा जो पैलेंटोलॉजिकल में जो ये कार्बन डेटिंग नाम की प्रोसेस को डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट थे विलार्ड लिबी। उन्हें अपने इस डिस्कवरी के लिए 1960 में नोबेल प्राइज मिला था। नाउ द फिफ्थ इज कनेक्टिव लिंक। सम एनिमल्स आर कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन ईच अदर। कनेक्टिव लिंक बोले तो इसके एग्जांपल है पेरीपैटस। पेरीपैटस एक ऐसा एनिमल है जो कनेक्टिव लिंक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का, क्योंकि उसकी बॉडी स्लेंडर बॉडी है, उसमें पैरापोडियम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो थिन क्यूटिकल का है। तो ये कनेक्टिव लिंक है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का। उसके बाद उसका एग्जांपल है लंग फिश। ये लंग फिश जो है, ये फिश होने के बावजूद भी रेस्पिरेशन है वो लंग से करती है। तो ये कनेक्टिव लिंक है एम्फीबियन एंड मैमल्स में का। और उसके बाद है प्लेटिपस। प्लेटिपस ये एक ऐसा एनिमल है जिसकी बीक डक की है, वो एग लाया करता है रेप्टाइल्स के जैसा, और उसमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है मैमल्स की जैसी। तो इस पर से कहा गया है कि ये कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस का। और जो सिक्स्थ है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं एम्ब्रियोज की, जैसे फिश, सैलामेंडर, ह्यूमन, पिग, इन सारों की एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करते। तो हमें ये कंपेरेटिव स्टडी में ये मिलता है कि एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एवरी एनिमल्स एम्ब्रियो वो कुछ सिमिलरिटीज दिखाते हैं, वो सिमिलर दिखते हैं। तो इसी पर से वही कहा जाता है कि इनके भी एंसेस्टर्स कॉमन एंसेस्टर्स होंगे जिससे ये इवॉल्व हुए। तो यही एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी के बारे में है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो।
द नेक्स्ट टॉपिक है वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड लामार्किज्म के बारे में, हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।